तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डोबेराइनर ट्राइब्स। ये हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं हम कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक के हम पहुंचे हैं। तो हमने देखा कि 1817 में डोबेराइनर ने जो कॉन्सेप्ट रखा था, थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था जिसको ट्राइड्स बोला था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। और ये देखे थे हमने कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन है प्लस करके, जो 2 से डिवाइड करके जो आंसर आता है वो मिडिल एलिमेंट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ना। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि न्यूलैंड्स ने क्या कहा। न्यूलैंड जो है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, जॉन न्यूलैंड, जिन्होंने 1866 में अपना लॉ जो है वो सबके सामने रखा और उसको नाम दिया उसने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव, अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्टेव, डोबेराइनर का ट्राइड्स था, यहाँ पे क्या है ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब होता है 8, ग्रुप ऑफ 8 इज कॉल्ड ऑक्टेव। जैसे डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसी तरीके से न्यूलैंड ने भी अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स को अरेंज किया है किसके बेसिस पे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि न्यूलैंड जो थे वो उनको म्यूजिक का बड़ा शौक था और बहुत अच्छे केमिस्ट भी थे, उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। केमिस्ट्री और म्यूजिक दोनों को मिलाकर उन्होंने एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा। और आप सोच रहे होंगे म्यूजिक का केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है। बड़ा अच्छा रिलेशन उन्होंने बताया कि म्यूजिक में जो राग होती है, जैसे सप्तक कहते हैं, आपने क्लासिकल म्यूजिक में सारेगामा ऐसे आपने सुना होगा, तो उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। देखिए वो कितने महान साइंटिस्ट होंगे, कितने ब्रिलियंट साइंटिस्ट होंगे। अब देखिए हम वो लिखते हैं म्यूजिक के जो सप्तक है वो लिखते हैं, आप सबको पता है, सा रे गा मा पा धा नी और सा। अब देखिए जब इसको आप पर्टिकुलर एक म्यूजिक में जब आप इसको गाएंगे, कैसे गाएंगे उसको, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जब आप इसको गा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपको जो ताकत लग रही है वर्ड्स को निकालने में, तो वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये जो ऑर्डर है मास जो है एलिमेंट्स का, वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एलिमेंट्स को, देखिए यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया। और उन्होंने ये देखा कि हर 8 एलिमेंट जो है, 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है, क्योंकि सा से ये जो सप्तक है शुरू हो रहा है और सा पे जाके खत्म हो रहा है, मतलब सा और सा सेम है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट जो है वो सेम है। तो उन्होंने उठा के इसको नीचे रख दिया। तो ये जो रोज बने हैं, तो रोज ये कितने के बनेंगे, ये 7 एलिमेंट्स के बनेंगे। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, ये जो 8वां एलिमेंट रहेगा, हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट, और उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सिमिलर होगी। तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। क्या रखेंगे आप कि ये जो एलिमेंट्स है कैसे अरेंज हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और ये देखा गया है कि हर 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगी, सिमिलर होगी। और किससे उन्होंने रिजेंबल किया है अपने कॉन्सेप्ट को, सप्तक के, म्यूजिकल नोट्स जैसे कहते हैं हम लोग, राग कहते हैं, है ना, तो ऐसे उन्होंने अरेंज किया है। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। अब इसी को हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लेकर अप्लाई करते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पर गिवन है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि न्यूलैंड जो है वो तो इंग्लिश साइंटिस्ट है और हमने म्यूजिकल जो सप्तक लिए हैं वो इंडियन लिए हैं, लेकिन जो वेस्टर्न म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं, राग होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, डो रे मी फा सो ला ती, मतलब सेम इसी तरीके से, और फिर टी के बाद में डो आएगा।
तो इसलिए हमने हमारे राग के थ्रू उसको समझे हैं। तो अब यहाँ देखें, इस एक टेबल है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव का। ये इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं समझने के लिए, और अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट कि एवरी 8th एलिमेंट, जो हर एक 8वां एलिमेंट होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ देखें 7 एलिमेंट तक क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में जो आ रहा है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आ रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब यहाँ जब आप देखेंगे इस कॉलम में, तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेम, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं सेम है। लेकिन ये कितने के बाद में आ रहा है, हर एक 8th मतलब 7th एलिमेंट के बाद में जो 8th आ रहा है उसकी और फर्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ क्या मिल रही हैं, सेम मिल रही है। ये बहुत बड़ा सक्सेस था। और उस टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे। और इस तरीके से उन्होंने 7 × 8 ऐसा 7 × 8 = 56 ऐसा एक पूरा एक टेबल फॉर्म किया था। तो ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव। और लाइटर एलिमेंट से शुरू किए थे इन्होंने। लाइटर बोलते तो जिसका एटॉमिक मास नंबर बहुत कम होता है। हाइड्रोजन से स्टार्ट किए थे और एंड किए थे थोरियम पर, जो जिसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है। ये कंप्लीट नहीं है, ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से जो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो 56 एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। लेकिन यहाँ पूरे 56 एलिमेंट्स नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब आप समझ में आ गया कि जो कॉलम्स में आएंगे, मतलब जो रो के लाइन में आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सब सेम है। ये जो रे के लाइन में आएंगे वो सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम है। ये जो गा है, मी है, इसके लाइन में जितने आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ से आगे तक के एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें, एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और इन कॉलम्स में देखेंगे तो प्रॉपर्टीज कैसे आ रही है, सेम आ रही है। आपको ध्यान में रखना है कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको सक्सेस भी काफ़ी हद तक के मिली थी, लेकिन हर एक सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी। मतलब फिर ये जो न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड्स की फेल्वर कहाँ थी, कहाँ ये कम पड़ गए, ये हमको देखना है। अब देखें उनकी फेल्वर या डिमेरिट्स कहाँ थी। फर्स्ट डिमेरिट ये थी कि ये जो लॉ था ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट, मतलब जिसका एटॉमिक मास नंबर कम होता था वहीं तक ही एप्लीकेबल था। अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये सक्सेस हो पाया कि हर एक 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होता है। लेकिन बाकी के एलिमेंट्स में ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। मतलब दिस लॉ कुड बी बेस्ट एप्लीकेबल ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक की ये बेस्ट अप्लाई हो सकता है। अब दूसरा इसका कुछ ड्रॉबैक था कि आगे अगर न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, डिस्कवरी यहाँ तो ख़त्म नहीं हुई थी, डोबेराइन तक के तो 30-35 एलिमेंट्स ही नोन थे, और न्यूलैंड के डिस्कवरी तक के 56 एलिमेंट्स हो गए थे। अब आगे जो आने वाले एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को फिर कहाँ रखेंगे? अगर बीच में इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो फिर इनको बीच में जगह कहाँ देंगे? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। तो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट कुड नॉट फिट इनटू द ऑक्टेव स्ट्रक्चर। उसके बाद में कि देखा गया यहाँ पर कि 2 एलिमेंट्स को एक साथ में रखा गया। कहीं कहीं यहाँ पे देखें, कोबाल्ट एंड निकिल को एक साथ में रखे, फिर ये सीरियम एंड लैंथेनम को एक साथ में रखे। तो 2 एलिमेंट्स को एक साथ में कैसे रख दिया जाए? ये तो एक गलत बात हुई ना कि 2 एलिमेंट्स एक साथ में रखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये उनका क्या हो गया, यहाँ पर एक गलती हो गई। उसके बाद में भी कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे यहाँ पर कि जैसे
फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो हैलोजेंस है जो सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, लेकिन कोबाल्ट और निकल तो मेटल है, ये इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, इसका फेलवर का रीजन हो गया। अब न्यूलैंड्स फेल हुए तो फिर से नए साइंटिस्ट आएंगे, फिर उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फेलवर डिमेरिट्स इनकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सक्सेस भी हुए। एक पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो हमको सेम मिल रही थी। ये कुछ हद तक के सक्सेस भी था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जाकर इनका फेलवर का रीजन भी सामने आया।